अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फिज़िक्स का एसलो नंबर 3.2.2 है। इस एसलो में हमने रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ना है। मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर मोमेंटम जो प्रोड्यूस होगी वो फोर्स से कैसे रिलेट करती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। When a force act on a body, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करवा दें तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यह हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब यहाँ से आगे देखें तो n विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उस बॉडी के ऊपर हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स बेसिकली हमेशा इक्वल होगी किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। उस बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है उसके बराबर होती है। मींस हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस नेट फोर्स जो होगी वो कितनी होगी, उस बॉडी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितनी होगी उसके बराबर होती है। तो और साथ साथ क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन किस सेंस में, डायरेक्शन किस एंगल में, किस डायरेक्शन में होगी उस मोमेंटम का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगी उस मोमेंटम का डायरेक्शन भी टुवार्ड्स लेफ्ट साइड होगा। अगर हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स टुवार्ड्स राइट साइड लगाएंगे तो उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी टुवार्ड्स राइट साइड होगी। और डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपली इक्वेशन है कि इट इज मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए ये होगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम भी का डायरेक्शन भी होगा। तो इसको हमने आज प्रूफ करना है, और अगर प्रूफ करने के लिए सिंपली हमने कंसिडर करना है कि एक बॉडी जिसका मास m होगा, मींस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, और वो बॉडी पहले से ही कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। मतलब हमने एक ऐसी बॉडी कंसिडर करना है जो पहले से ही मोशन में और उसका मास m है। अब अगर उस बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल दोबारा फोर्स लगाएंगे जो कि पहले से मूव कर रही है, तो कुछ टाइम के लिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो ये सेकेंडरी मसला है, बट वेलोसिटी जो हो पहले जितनी थी वैसी नहीं रहेगी। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। एक फोर्स अप्लाई करने से जो वेलोसिटी थी उसे इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हमने वी से डिनोट किया हुआ है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसे हम वी से, मींस फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। और साथ साथ उसके अंदर जो मोमेंटम्स होंगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी होगी, उसका मास भी है तो मोमेंटम ऑब्वियसली होगी। तो जो फोर्स अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास उस बॉडी का मोमेंटम होगा हमने उसका नाम पी आई दिया हुआ है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मोमेंटम होगी उसको हमने पी एफ का नाम दे दिया, मींस फाइनल मोमेंटम। साथ साथ अगर हम इस तरह करें तो हमारे पास क्या होगी कि कुछ इक्वेशंस बन जाती हैं कि उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जिसे हमने पी आई से डिनोट किया हुआ है वो इक्वल होगी कि मास m और प्रोडक्ट साथ साथ मींस मास m मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू product of mass and initial velocities, and final momentum is equal to means pf is equal to प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड फाइनल वेलोसिटी। अब फोर्स अप्लाई करने से पहले मोमेंटम ये था, फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम ये हुआ।
तो मींस फाइनल मोमेंटम हो गया। अब दोनों मोमेंटम में चेंज कितना आया उसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया उसको कैलकुलेट करना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इसी तरह चेंज इन मोमेंटम को भी हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे और हमें इसको इक्वेशन में लिखेंगे, मींस इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास इनिशियल फाइनल मोमेंटम जो कि mvf है माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि mvi है। अब इसके साथ अगर हम कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टाइम t के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस जो है यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड बाय t करवाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड बाय t कर दिया है, मींस लेफ्ट साइड से भी डिवाइड बाय t, राइट साइड का भी डिवाइड बाय t कर दिया। और हमें पता है कि अगर हम मैथमेटिक्स में जो काम लेफ्ट साइड पे करते हैं वही काम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। किसी भी एक साइड पे करेंगे तो इक्वेशन डिसबैलेंस होता है। बैलेंस रखने के लिए जिस इक्वेशन के लेफ्ट साइड को जिस नंबर से या जिस फिगर से हम डिवाइड करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसी फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड राइट साइड पे भी करवाएंगे। यहाँ पे हमने t से करवा दिया है लेफ्ट साइड को, तो इसीलिए हमने राइट साइड को भी t से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। सेकंड जो हम करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड को राइट साइड बना रहे हैं और राइट साइड को लेफ्ट साइड बना रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे बना चुके हैं। मींस लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड बनाया हुआ है, राइट साइड को लेफ्ट साइड। मींस m को mvf माइनस mvi डिवाइड बाई t को यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे लेके आ गए हैं और साथ में pi माइनस pf डिवाइड बाई t को हम राइट साइड पे ले जा चुके हैं। अब हमें पता है कि क्योंकि इनिशियल और फाइनल में जो यहाँ पे जो हमारे पास है, इसमें दोनों जगहों पे मास m है, मतलब माइनस से पहले भी मास m है, माइनस के बाद भी वही m है। तो हम सिंपली करेंगे ये कि m को कॉमन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने m को कॉमन लिया हुआ है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, m को कॉमन ले लिया, साथ में ब्रैकेट में vf माइनस vi रखेंगे। अब सेकेंडली उसके बाद जो हम करेंगे, m को थ्रो आउट इस इक्वेशन से बाहर लेके आते हैं, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यूं बन जाएगी, क्योंकि हमने m को थ्रो आउट बाहर निकाल चुके हैं। तो m ब्रैकेट के अंदर vf माइनस vi अपॉन t, और राइट साइड तो एज इट इज रहेगा। राइट साइड पे हमने कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकते, कोई चीज यहाँ पे कॉमन है ही नहीं। अब हमें पता है कि m उसमें vf माइनस vi अपॉन t, vf माइनस vi अपॉन t किसे कहते हैं? ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो सो हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को हटा के a लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर चुके हैं। ये vf माइनस vi अपॉन t को हटा के हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है एक्सेलरेशन के बराबर। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से है कि m a इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई t। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और साथ में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ताकि कुछ एक नया इक्वेशन बन जाए। मींस हम फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बना दे। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसको इक्वेशन में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू ma बन जाता है। सो अगर हम इक्वेशन 1 और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपस में कंपेयर करवा दें, तो यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे भी ma है और ऊपर वाली इक्वेशन 1 में भी एक साइड पे ma है। सो ma से ma कैंसिल होगा, तो F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम वाट्स में पढ़ें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फोर्स F इज इक्वल टू है, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम, दोनों मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, उसको डिवाइड बाई टी करवा चुके हैं। जब भी डिवाइड बाई टी होता है तो वो रेट ऑफ चेंज होता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन के राइट साइड पे जो टर्म्स हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और लेफ्ट साइड पे जो टर्म है वो एफ है, मीन्स अप्लाइड फोर्स है। हैंस मतलब
हमने एक रिलेशन बना चुके हैं। वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि जो बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स होगी वो हमेशा इक्वल होती है कि उस बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी है। सिंपली इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे जो कि हमारे पास नेक्स्ट